नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। इस हफ्ते टिप्पणी में एक नए चरित्र की एंट्री होगी, जज्बाती अंकल। जज्बाती अंकल की कहानी में आपको बहुत आनंद आने वाला है, लेकिन पहले बात दरबार की। सावन झूम के आया था, इतना झूम के कि नदी ताल तलैयों के साथ शहर के शहर पानी में हिचकोले खा रहे थे। रिमझिम फुहारों के बीच धृतराष्ट्र दरबार पहुंचे थे। संजय डंकापति की तमाम विदेश यात्राओं का पुलिंदा इकट्ठा करके पहले से ही वहां मौजूद थे। धृतराष्ट्र ने पहले हुक्का गुड़गुड़ाया, फिर हवा में धुएं का छल्ला बनाया। छल्ला हवा में घूम रहा था, एक दरबारी उस छल्ले के आर पार देख रहा था। उसे छल्ले के उस पार आर्यावर्त में कुछ घमासान होता दिखाई दे रहा था। तभी धृतराष्ट्र ने अपना सवाल संजय की ओर उछाल दिया। बारिश जमकर हो रही है, खरीफ की पैदावार जमकर होगी। सुने कि आर्यावर्त में लोगों ने इस खुशी में जमकर तीज त्योहार मनाया। संजय ने कुछ कहने की बजाय हामी भरी और एक वृत्त चित्र चला दिया। इधर वीडियो समाप्त हुआ, उधर धृतराष्ट्र का अगला सवाल हुआ। सुन रहे हैं कि आर्यावर्त में कुछ उथल पुथल हो गई है, डंकापति की किरकिरी हो गई है। संजय ने कहा, जी महाराज, डंकापति ने जिसकी उंगली पकड़ी उसने डंकापति को अंगूठा पकड़ा दिया। उपराष्ट्रपति श्रीमान धनखड़ जी ने अकस्मात पद त्याग दिया। राज्यसभा का सत्र शुरू ही हुआ था, इस बीच उन्होंने पद त्याग की घोषणा कर दी। आज मानसून सत्र का पहला दिन था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों के कारण इस्तीफा दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी कैबिनेट का सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया है। संजय ने बोलना जारी रखा। इससे डंकापति समेत उनके तमाम दरबारी सकते में आ गए। उन्हें इस बात की आशंका नहीं थी कि श्रीमान धनखड़ जी सत्र के बीच इस्तीफा देकर डंकापति के विजयोत्सव सत्र का कबाड़ा कर देंगे। ये सत्र राष्ट्र गौरव और विजयोत्सव का सत्र है। यह सुनकर धृतराष्ट्र से रहा नहीं गया। उन्होंने अगला सवाल दागा। इस गंभीर मौके पर डंकापति की क्या प्रतिक्रिया रही? क्या आर्यावर्त किसी तरह के राजनीतिक संकट में फंस गया है? संजय ने कहा, लगता तो नहीं महाराज कि आर्यावर्त किसी तरह के राजनीतिक संकट में फंस गया है। अगर ऐसा होता तो डंकापति बर्तानिया घूमने न निकल जाते। संजय की बातों से धृतराष्ट्र की उलझन बढ़ती जा रही थी। उन्होंने अपने चेहरे पर कुछ प्रश्नवाचक मुद्रा बनाई। एक तरफ इस्तीफा, दूसरी ओर विदेश यात्रा। इसे समझाते हुए संजय ने कहा, बर्तानिया में डंकापति ने काफी नाम कमाया है, धंधे का एक जबरदस्त समझौता करके आए हैं। बर्तानिया के वजीर आजम के साथ उनकी भेंट का एक नमूना देखिए। धृतराष्ट्र समझ गए कि संजय खिलवाड़ कर रहा है। उन्होंने इसे नजरअंदाज करते हुए पूछा, इसके बाद क्या हुआ? संजय ने कहा, महाराज, इसके बाद असली खेल हुआ। डंकापति बर्तानिया से सीधे मालदीव पहुंचे। वही मालदीव जिसने 2023 में इंडिया आउट का नारा लगाकर चुनाव करवाया था। साल 2024 की शुरुआत में उसी मालदीव के कुछ मंत्रियों ने डंकापति की लक्षद्वीप यात्रा को लक्ष्य करके कई अपमानजनक टिप्पणियां की थी। मोदी की तस्वीरों पर मौजूदा सरकार में मंत्री मरियम शोवना ने आपत्तिजनक ट्वीट किए थे। शोवना ने प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल से जोड़ते हुए निशाने पर लिया था। इसके अलावा वो लक्षद्वीप का भी मजाक उड़ाते हुए दिखी थी। मालदीव के नेता मालशा शरीफ और महजूम माजिद भी भारत को घेरते हुए नजर आए। इसके बाद बकलोली का विस्फोट हो गया था। आर्यावर्त में डंकापति के दरबारी खबरिया चैनलों से लेकर सोशल मीडिया के हरकारे और छुटभइये धंधेबाज एक ओर से प्रायोजित ट्रेंड बायकॉट मालदीव की भेड़ चाल में शामिल हो गए थे। तुमको चीन के कंधे पे बैठना है तो हमारे पैसे में मत कूदो। 2022 में जहां 2.5 लाख के करीब भारतीय पर्यटक मालदीव पहुंचे, 2.5 लाख, 2023 में संख्या घटकर बताया गया कि 2 लाख के आसपास रह गई। 2024 में जनवरी से मार्च में सिर्फ 35,000 के करीब 35,000 पर्यटक मालदीव पहुंचे। एक देश
और छोटा सा देश मालदीव्स भारत का अपमान करने की जरूरत कर रहा है। वो भारत के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहा है, भारत का अपमान कर रहा है, भारत के लोगों का अपमान कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे मालदीव भी रास्ते पर आया और आर्यावर्त को भी मालदीव की भौगोलिक अहमियत का अंदाजा हुआ। रिश्ते बदलने लगे। मालदीव के राष्ट्रपति, जो चीन की मोहब्बत में दीवाने थे, पिछले साल भारत के रास्ते वापस लौट आए। बदले में डंकापति ने भी मालदीव के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। इसके साथ ही डंकापति का यह कदम मास्टर स्ट्रोक बन गया। जब स्वयं डंकापति मालदीव पहुंच गए हैं, तब वो तमाम दरबारी हुड़कचुल्लू जो बायकॉट मालदीव हवन में पंजीरी डाल रहे थे, वो अब इसे मालदीव की औकात के तौर पर पेश कर रहे हैं। साहब, ये वो तस्वीर जिसने मालदीव जैसे देश को घुटनों पर ला दिया। ये देखिए आप, ये तस्वीर का असर ये हुआ, एक तस्वीर से कैसे औकात में आया मालदीव। नरेंद्र मोदी का स्वागत करके बैंड बाजे के साथ वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू खुद एयरपोर्ट पहुंच गए लेने के लिए कि सर आइए, नमस्ते, प्रणाम। रोले में भारत का जो जलवा है वो दिख रहा है बॉस। चश्मा उश्मा लगा के एकदम उतरे। धृतराष्ट्र कुछ बोलने की फिराक में थे, तब तक संजय ने बोल दिया, जिधर की हवा उधर के हम हो गए सनम। धृतराष्ट्र कनखियों से मुस्कुराते हुए बोले, आज तबीयत कुछ नासाज लग रही है, बैठने का दिल नहीं हो रहा। यह सुनना था कि कहार उनकी पालकी लेकर हाजिर हो गए। दरबारी खड़े हो गए और धृतराष्ट्र अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। मुझे पता है कि आप सब जज्बाती अंकल की कहानी सुनने के लिए जज्बाती हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एनडीटीवी की एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ताली पीटिए, जिंदाबाद बोलिए, बलैया लीजिए, मन करे तो माथा पीटिए, पर कुछ कीजिए, क्योंकि गोदी मीडिया के अंगने में एक नए खिलाड़ी का आगमन हुआ है। मोगेम्बो खुश हुआ। एनडीटीवी ने धचके के साथ गोदी मीडिया के सर्कस में एंट्री का ऐलान पिछले हफ्ते किया। एनडीटीवी का निजाम बदला तो लगे हाथ खबरों का मिजाज भी बदल गया। अंततः वर्षों की वह तपस्या भी खत्म हुई कि जब एनडीटीवी इंडिया को लोग खबरों के लिए याद करते थे और बाकी चैनल भूत पिशाच के निकट डेरा डाले हुए थे। पिछले हफ्ते सब कुछ बदल गया। अचानक से सुबह सवेरे 10 बजे के आसपास एनडीटीवी इंडिया पर जिहाद फैल गया। इस चैनल ने गोदी मीडिया के एलीट क्लब में एंट्री के लिए अपनी पत्रकारिता को तिलांजलि दे दी। इसके बाद यह माननीय चैनल उन्हीं फार्मूलों की भेंट चढ़ गया जिसके लिए चैनलों के नरककुंड में पहले से ही ठेली ठेला मची हुई है। धर्मांतरण के आका अब्दुल रहमान उर्फ चाचा का ऑपरेशन मुजाहिदा क्या है, कितना खतरनाक है, सीमा पार से कैसे ऑपरेट होता है, कन्वर्जन फैक्ट्री में हिंदू लड़कियों को मुजाहिदा कैसे बनाया जाता है, पाकिस्तान की कट्टर सोच हिंदू लड़कियों को जिहादी कैसे बना रही है, हाथ में AK-47 वाली ये लड़की क्या धर्मांतरण की पोस्टर गर्ल है। एनडीटीवी इंडिया को यह राज थोड़ा देर से पता चला। मोटा माल बनाना है तो जिहाद और नौटंकी का हाथ पकड़ना ही होगा। टीआरपी पत्रकारिता से नहीं आती, हथकंडे से आती है। जैसे प्रेमचंद ने हमको बताया है कि तनख्वाह तो पूरनमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते विलुप्त हो जाता है। ऊपरी कमाई बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझने की गारंटी रहती है। बिल्कुल उसी तरह पत्रकारिता तो कभी भी हो सकती है। चाटुकारिता, सांप्रदायिकता, नौटंकी असली चीज है जिसमें बड़े बड़े माल पड़े हैं। देखिए, धर्म संसद यहाँ एनडीटीवी के स्टूडियो में आपका नंबर आएगा, ऐसा नहीं आपका नंबर नहीं आएगा। ये तो कोई तरीका ही नहीं है ना। सही आप फैक्ट दे रहे हैं तो हम उठ के चले जाते हैं, आप ही बोल लो, आप ही कर लो। फिर ये क्या तरीका मैडम, मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसे। चलिए आप जवाब देंगे। चलिए आप तो मेंशन कर रहे हैं। चलिए आचार्य जी जवाब दीजिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप बोलिए, मैं तो तैयार हूँ। यह एनडीटीवी के सुदर्शन टीवी बनने का शुरुआती कदम है। इस पैनल में मौलाना और पुरोहित लोग जिस प्रेम भाव से एकमत होकर पत्रकारिता को परवान चढ़ा रहे हैं, वह एनडीटीवी की पत्रकारिता का अविस्मरणीय पल है। जाहिर है जब नया निजाम आया है तब सिर्फ पत्रकारिता से काम नहीं चलने वाला। अब वो सब करना होगा जो बाकी सब करते आ रहे हैं।
आगे हम अनिल अंबानी और उनके स्वामित्व वाले रिलायंस समूह की बात करेंगे। अनिल अंबानी इस देश के तमाम धांधली पसंद, तिकड़मबाज, मुफ्तखोर, घपलेबाजों के आदर्श हैं। वह एक चमत्कार हैं। यह चमत्कार कैसे होता है कि एक ओर ईडी के छापे पड़ रहे हों, सेबी के प्रतिबंध आयद हों, सरकार संसद में सूचित कर रही हो कि अनिल अंबानी और उनकी कंपनी फ्रॉड है, सीबीआई जांच प्रस्तावित है। दूसरी तरफ उसी समूह को सरकारी ठेके मिल रहे हैं, विदेशी कंपनियों से उसके धंधे समझौते आगे बढ़ रहे हैं। सरकार का एक हाथ उनके डूब चुके धंधे को चमकाने में जनता का पैसा जी जान से लुटा रहा है, उसी सरकार का दूसरा हाथ उनके घपले घोटालों पर कार्रवाई कर रहा है। पहले हम बात करेंगे अनिल अंबानी के साथ हुए कुछ ताजा हादसों की। पिछले हफ्ते ईडी ने गुरुवार को यस बैंक से जुड़े 3,000 करोड़ रुपए के लोन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में अनिल अंबानी के रिलायंस समूह से जुड़े 35 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। आरोप है कि 2017 और 2019 के बीच उन्होंने हेराफेरी करके 3,000 करोड़ रुपए दूसरी जगहों पर भेज दिए। ईडी को संदेह है कि यह लोन पाने के लिए अनिल अंबानी ने यस बैंक के प्रमोटर्स और इसके शीर्ष अधिकारियों को घूस भी खिलाई थी। दिल्ली और मुंबई में ईडी ने आज अनिल अंबानी समूह के कई ठिकानों पर एक साथ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। ये छापे मनी लॉन्ड्रिंग केस में दर्ज सीबीआई के 2 एफआईआर के बाद शुरू किए गए हैं। पिछले हफ्ते की एक और सूचना पर गौर कीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनिल अंबानी और उनकी कंपनी को फ्रॉड कैटेगरी में चिन्हित किया है। एसबीआई ने अंबानी के ऊपर 6,265 करोड़ से अधिक पैसे के कथित तौर पर डाइवर्ट करने का आरोप लगाया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि 13 जून 2025 को अनिल अंबानी को फ्रॉड के रूप में वर्गीकृत किया गया था। आगे उनके खिलाफ सीबीआई की जांच प्रस्तावित है। एसबीआई ने 23 जून 2025 को रिलायंस कम्युनिकेशंस के लोन अकाउंट को धोखाधड़ी यानी फ्रॉड के रूप में क्लासिफाई करने का फैसला किया है। इसके साथ एसबीआई कंपनी के फॉर्मर डायरेक्टर अनिल अंबानी की रिपोर्ट बैंकिंग रेगुलेटर यानी भारतीय रिजर्व बैंक को करने पर भी विचार कर रहा है। इससे पहले साल 2024 में बाजार नियामक संस्था सेबी ने अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व अधिकारियों पर लगे पैसे की हेराफेरी के आरोपों के बाद शेयर बाजार में लेन देन से 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। सेबी ने अंबानी पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने दिग्गज बिजनेसमैन अनिल अंबानी और अन्य 24 लोगों के खिलाफ एक कड़ा एक्शन लेते हुए 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध सिक्योरिटीज मार्केट में लगाया गया है। सेबी ने अनिल अंबानी के ऊपर 25 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई है। एक तरफ अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों के ये सारे कारनामे सामने आते रहे, उन पर कार्रवाइयां होती रही, दूसरी तरफ उनके धंधे बदस्तूर जारी रहे। सरकार की कृपा उन पर बरसती रही। उन कृपाओं को भी लगे हाथ जान लीजिए। अनिल अंबानी की रिलायंस पावर की सहायक कंपनी रिलायंस एनयू सनटेक ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ 25 साल की बिजली खरीद के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। मई 2025 की एक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने शान से बताया है कि इस समझौते के बाद वह एशिया की सबसे बड़ी एकल स्थान सौर BESS परियोजना बन गई है। अनिल अंबानी द्वारा संचालित रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर 155 मिलीमीटर तोप का गोला बारूद बनाने वाली पहली निजी भारतीय कंपनी बन गई है, जबकि उसका डिफेंस के क्षेत्र में इससे पहले कोई दखल नहीं रहा। कंपनी को उम्मीद है कि अगले 1 दशक में इस नए गोला बारूद के कारखाने से रक्षा मंत्रालय 10,000 करोड़ रुपए की खरीद करेगा। इस तरह से अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर अगले कुछ वर्षों में लड़ाकू विमान अपग्रेड के क्षेत्र में भी ध्यान केंद्रित कर रही है। यह कंपनी निजी क्षेत्र की पहली कंपनी बन गई है जो मूल रूप से निर्माण नहीं करती, फिर भी स्वतंत्र रूप से अपग्रेड और मेंटेनेंस का उपक्रम संचालित करेगी। यह ऐसा क्षेत्र है जिस पर अब तक सार्वजनिक क्षेत्र और PSUs का कब्जा रहा है। अगले 7 से 10 सालों में अनिल अंबानी की रिलायंस 5,000 करोड़ रुपए का धंधा करेगी। इनको मिले सरकारी धंधों और ठेकों में सरकार द्वारा मुहैया करवाए गए राफेल सौदे का जिक्र जरूरी है। 2018 में राफेल डील के साथ रिलायंस डिफेंस लिमिटेड को भी 21,000 करोड़ रुपए का एक ठेका मिला था। राफेल के साथ यह कॉन्ट्रैक्ट डिफेंस सेक्टर में अनिल अंबानी की कंपनी के जीरो अनुभव को ध्यान में रखकर किया गया था। यह ठेका सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दरकिनार करके दिया गया था। जो कंपनी अपनी धूर्तता के लिए बदनाम है, जिसका कोई कारोबार पटरी पर नहीं है,
जो लगातार बैंकों से जनता के पैसे हड़प कर उसे विदेशों में ठिकाने लगा रही है, उस कंपनी पर सरकार की कृपा लगातार बरस रही है। विश्वगुरु भारत की एक तस्वीर यह भी है, इस पर गर्व कर सकें तो करिए। इन्हीं लोगों के सहयोग और समर्थन से मोदी जी 2047 में विकसित भारत का निर्माण करेंगे। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगा और सीधा जज्बाती अंकल की कहानी पर आता हूं। हमारी कोशिश रहेगी कि जज्बाती अंकल की वो तमाम अनकही अनसुनी कहानियां हर हफ्ते एक एक कर आप तक पहुंचाएं, लेकिन गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर अंकल ने किसी हफ्ते धोखा दे दिया तो फिर आप तगादा मत करना। जज्बाती अंकल दिल्ली की एक पॉश कॉलोनी में रहते हैं। बिल्डरों का कहना है कि उस कॉलोनी में 1 फ्लोर चाहिए तो 5 करोड़ अंटी में रखकर बात करो। उस कॉलोनी में जज्बाती अंकल की पूरी बिल्डिंग है, जड़ से मकान। अंकल के 2 लड़के अमेरिका में रहते हैं, एक सर्जन है, दूसरा सिलिकॉन वैली में काम करता है। जज्बाती अंकल ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए थे, यानी IAS। इसके अलावा अंकल का पहाड़ों पर एक आलीशान कॉटेज भी है। यह सब उन्होंने राष्ट्र की सेवा करके बनाया है। उनके जवानी के दिनों में उनकी राष्ट्र सेवा की कहानियां किंवदंती बन चुकी थी। हर ठेकेदार, नेता, कमीशन खोर उन्हें 5% वाला बाबू कहकर बुलाता था, पर हम उन्हें इस नाम से नहीं पुकारेंगे, क्योंकि यह बात कभी किसी कोर्ट कचहरी में साबित नहीं हुई है। हम उन्हें जज्बाती अंकल के नाम से ही जानेंगे। उनकी राष्ट्र सेवा का सुफल है कि आज इस उम्र में अंकल सालाना एक बार यूरोप और एक बार अमेरिका की सैर करने जाते हैं। जवानी के दिनों में अंकल ने देश की सेवा की, बुढ़ापे में वो धर्म की सेवा कर रहे हैं। कैसे करते हैं, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। अंकल हर दिन सुबह पत्नी के साथ पार्क में टहलने जाते हैं। पत्नी वहां योग करती है और अंकल बेंच पर बैठकर धर्म की रक्षा में आम जनता का आह्वान करते हैं। तरीका एकदम आसान है। हर दिन कम से कम 10 लोगों को व्हाट्सएप पर राष्ट्र सेवा का एक नया मंत्र फॉरवर्ड करना। वो संदेश हर दिन मुझ तक भी पहुंचते हैं। जज्बाती अंकल के उन्हीं राष्ट्र सेवा संदेशों को हम आप तक पहुंचाएंगे। इस हफ्ते उन्होंने जो मंत्र 10 लोगों तक फॉरवर्ड किया और अगले 10 लोगों तक फॉरवर्ड करने की चिरौरी की, वह पेश करने जा रहा हूं। जज्बाती अंकल द्वारा फॉरवर्डित संदेश संक्षेप में इस प्रकार है। बस कुछ और सालों तक आप यह सब मना लीजिए। दिवाली, होली, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, करवा चौथ, मकर संक्रांति, बैसाखी, पोंगल, दुर्गा पूजा, बिहू, ये सब आप कुछ साल ही मना पाएंगे। जानना चाहेंगे क्यों? द इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड डेमोग्राफिक रिसर्च ने 1948 से 2022 तक भारत का धार्मिक जनगणना का डाटा निकाला है और 2041 तक जनसंख्या का अनुमान भी बताया है। इसके मुताबिक 1948 में हिंदू 88.2% थे, मुसलमान 6% थे। 3 साल बाद 1951 में हिंदू घटकर 84.1% रह गए और मुसलमान 9.8% हो गए। यही शोध पत्र हमें बताता है कि साल 2011 में हिंदू 89.8% थे और मुसलमान 15%। इसके बाद यह शोध बीच के कुछ सालों की आंकड़ेबाजी करता है, जिसमें कोई रस या मसाला नहीं है। जज्बाती अंकल द्वारा फॉरवर्डित मैसेज का अगला मसाला है साल 2037 में, जब ये कहते हैं कि हिंदू भारत में 55% रह जाएंगे और मुसलमान 43% हो जाएंगे। और ध्यान रखिए कि इसी बीच 2030 में भारत में पहला मुस्लिम प्रधानमंत्री बन चुका होगा। खैर, 2037 के बाद 2040 का आंकड़ा और सनसनीखेज है। यह शोध पत्र कहता है कि 2040 में हिंदू 30.5% और मुसलमान 66.9% हो जाएंगे और इस तरह से मुसलमानों का गजवाए हिंद का मिशन कंप्लीट हो जाएगा। अंकल ने यह संदेश भेजने के बाद 2-3 गंभीर बातें भी लिखी, जो कुछ यूं हैं। अभी भी समय है, अगर अभी भी एकता नहीं दिखाएंगे तो मिटने के लिए तैयार रहें। अगर आपकी आत्मा कहती है तो कम से कम 10 लोगों को ये मैसेज भेजें और राष्ट्र निर्माण में सहयोग करें। इसके साथ हाथ जोड़ने का इमोजी भी लगाया है जज्बाती अंकल ने। फिर अंकल ने तीसरी और अंतिम गंभीर बात कही। कुछ लोग इसे शेयर करना तो दूर पढ़ेंगे भी नहीं। यही सत्य है। बुरा लगे तो मुंह धो लेना, अच्छा लगे तो आगे फॉरवर्ड कर देना। यह संदेश जनहित में जारी है।
मैं अंकल के फॉरवर्डित संदेश का मर्म समझने लगा। उनके संदेश के मुताबिक जो हिंदू 1951 से 2011 के बीच यानी पूरे 60 वर्षों में करीब 4% घटा था, वह 2037 से 2040 के बीच सिर्फ 3 सालों में 55% से गिरकर 30% हो जाएगा, यानी 25% की घनघोर गिरावट। 3 सालों के भीतर यह भदपेल बढ़ोतरी मुसलमान कैसे करेंगे, यह विचार का प्रश्न है। खैर, जज्बाती अंकल का कहना है कि भरोसा करना हो तो करो वरना मुंह धो लेना। तो हमने मुंह धोकर इस फॉरवर्डित संदेश की खोजबीन शुरू की। हमें आश्चर्य हुआ कि फैक्टली नामक वेबसाइट ने जज्बाती अंकल के इस संदेश का फैक्ट चेक कर रखा है। उसने बताया है कि द इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड डेमोग्राफिक रिसर्च जैसी कोई संस्था मौजूद नहीं है, ना ही इस तरह की कोई रिसर्च हुई है। मज़ेदार बात यह है कि जज्बाती अंकल का यह संदेश पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ नामक किसी व्यक्ति के हवाले से फॉरवर्डित हुई। हम इस व्यक्ति को खोजने निकले तो हमारे हाथ कोड़ के साथ साथ खाज लग गया। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ यह व्यक्ति है। गांधी उस गीता को हाथ में लेकर अहिंसा की बात करते थे, जिस गीता को सुनकर अर्जुन ने महाभारत का भीषण युद्ध लड़ा। अब इससे आगे की लाइन ये है, या तो गांधी ने गीता को नहीं समझ सके या फिर लोग गांधी को नहीं समझ सके। अब आप जान लीजिए कि यह व्यक्ति जिस मंच से गांधी जी के योगदान के बारे में सवाल कर रहा था, उस व्यक्ति का नाम है दीनदयाल उपाध्याय। सॉरी। इस व्यक्ति के योगदान के बारे में मोदी सरकार पिछले 11 साल से एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, पर कोई योगदान खोज नहीं पा रही है। ऐसे व्यक्ति के नाम वाली संस्था के मंच से पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ गांधी जी के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है। खैर, हमने पाया कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ एक समय में पत्रकार रह चुका है। फिलहाल वह भी जज्बाती अंकल की तरह ही धर्म की रक्षा के मिशन पर है। अगर मराठी के नाम पे हिंदी भाषियों पे हमला करेंगे, तो अगर मर्द की औलाद है तो मुसलमानों से कहें कि मराठी में नमाज पढ़ें। हमें नहीं पता कि जज्बाती अंकल ने जो संदेश राष्ट्रहित में प्रसारित किया वह इसी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ द्वारा रचित और फॉरवर्डित है या इसके नाम पर कोई और धंधा चला रहा है। खैर, यह सब करते कराते अचानक से जज्बाती अंकल की निगाह घड़ी की सुइयों पर गई। वह 9 बजने को हो रही थी। अचानक से उन्हें ध्यान आया कि कामवाली के आने का समय हो गया है। अगर वो दरवाज़ा बंद देखकर वापस चली गई तो पूरे दिन आंटी को घर का काम करना होगा और काम के दबाव में आंटी पूरे दिन अंकल को गरिया कर उनकी मिट्टी पलीत कर देगी। सो अंकल उठे और 70 की उम्र का लिहाज न करते हुए लगभग दौड़ते कदमों के साथ घर की ओर भागे। अगले हफ्ते जज्बाती अंकल की एक और कहानी आपके सामने लाने की कोशिश रहेगी। अगर जज्बाती अंकल आपको पसंद आए तो हमें संदेश लिखकर इत्तला करें। ज्यादा पसंद आए हों तो थोड़ी जेब ढीली करें, क्योंकि हमारी पत्रकारिता आप जैसे कुछ बड़े दिल वाले सब्सक्राइबर्स की मदद से चल रही है। इसके बिना हमारी पब्लिक इंटरेस्ट वाली पत्रकारिता जारी नहीं रह सकती। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए पब्लिक फंडेड पत्रकारिता का होना बहुत ज़रूरी है। इसका तरीका बहुत आसान है। एक तो आपको मेरे बगल में एक QR कोड दिख रहा होगा, आप इसे स्कैन करके न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर सीधे आप हमारी वेबसाइट पर जाएं और सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर यह काम पूरा कर लें। अगर आप पत्रकारिता को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो पत्रकारिता आपके साथ यह करेगी। यहाँ लोगों का घर भैया रखिए, कोई बात नहीं है, ये तो प्यार है। सभी लोग क्या बांटते ना, हम कुछ भी करेंगे भैया रखिए, कोई बात नहीं है, ये तो प्यार है। छोटे शहरों और कस्बों के पत्रकारों की स्थिति देखिए आप। पप्पू यादव से बेहतर भला उन्हें कौन समझ सकता है। उनके प्यार का पत्रकार पर इतना गहरा असर हुआ कि वह अपने कैमरामैन पर ही हमलावर हो गया। फोकस करते दिखाइए, देखिए किस तरह से पप्पू यादव आगे दिखाओ, साला मारेंगे जूता से, साला मारेंगे जूता से। बिहार में जो काम पप्पू यादव कर रहे हैं वही काम दिल्ली के राजमहलों में दबे छिपे होता आया है। पत्रकार को जूता चप्पल न चलाना पड़े, इसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। अब हम आपको इस हफ्ते की रिपोर्ट दिखाते हैं। जो कही जा रही थी बात है कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग। इस हफ्ते की रिपोर्ट खबर लहरिया से है।
यह जिला रामनगरी उर्फ स्मार्ट सिटी उर्फ अयोध्या के मोहल्लों की कहानी है। अयोध्या में मंदिर बनने के बाद राम राज्य के सपने देखने वाले नागरिकों की दूर दूर करती जिंदगी को यह कहानी बड़े सलीके से सामने रखती है। मंदिर के विकास के नाम पर जो अरबों रुपए अयोध्या में बहाए जा रहे हैं, उसका छटाक भर हिस्सा भी अयोध्या वासियों को मिलता नजर नहीं आ रहा है। जब पानी यहाँ पर बरस जाता है तो एक दरवाजा तक यहाँ तक पानी भर जाता है और इसको अंदर से कमरा तक घुस जाता है पानी। जब बच्चा लोगों ने स्कूल जाते हैं, उन लोग के जूता मोजा सब भीग जाता है। बारिश भर रहा बच्चे बिछलाई की गिर पड़ल है, डंडा ले रहते पर और यहाँ पर चोट लग रहा है, तो यहाँ पर चोट लग रहा है। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।